सबसे पहले बात उस आपत्ति की जिसे अखिलेश यादव ने दर्ज करवाई और वो भी वोटिंग से ठीक पहले। दरअसल अखिलेश यादव को शाइस्ता के लिए माफिया शब्द हजम नहीं हो रहा है और वो इस माफिया शब्द से खफा हैं। और इतना ही नहीं, वो इसके पीछे लॉजिक भी दे रहे हैं और माफिया अतीक अहमद की पत्नी माफिया शाइस्ता के लिए हमदर्दी जता रहे हैं। अखिलेश यादव ने लॉजिक देते हुए कहा कि आखिर महिला को माफिया कहना कितना सही है, तो इस पर बीजेपी ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को संरक्षण देती रही। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि शाइस्ता जो कि महिला हैं, उसे बीजेपी ने साजिशन माफिया कहा। तो इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हत्या की साजिश रचने वाले को क्या देवी कहा जाए। और जब अखिलेश यादव ने कहा कि किसी महिला को माफिया नहीं कह सकते, तो इस पर बीजेपी ने उन्हीं से सवाल पूछ लिया और पूछा जिसने अपराध किया उसे क्या कहा जाए। लेकिन अखिलेश यादव अपने बयान पर अडिग रहे। तो वहीं बीजेपी भी मुस्लिम और माफिया तुष्टीकरण को लेकर अखिलेश पर हमलावर रही। इस पूरी लड़ाई पर देखिए ये रिपोर्ट। पहले जाति, फिर धर्म और अब अखिलेश ने निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले महिला कार्ड खेल दिया है, वो भी उस माफिया के लिए जो पिछले कई दिनों से फरार चल रही है, जो उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है, जिस पर 50 और 25 यानी 2 केस में 75,000 का इनाम है। उस लेडी डॉन को अखिलेश यादव ने मासूम बता दिया, उसके समर्थन में लाल झंडा लहरा दिया और अतीक एंड फैमिली के लिए एक बार फिर सियासत की आवाज बुलंद कर दी। शाइस्ता को माफिया कह दिया पुलिस ने अपनी। देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। जिस पार्टी पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा, अतीक और मुख्तार के नाम पर कई बार अखिलेश बीजेपी के निशाने पर रहे, वो विरोध की चिंगारी उस समय और धधक उठी जब अखिलेश यादव ने शाइस्ता को समर्थन दे दिया और महिला का हवाला देकर माफिया उपाधि पर सवाल खड़े कर दिए। शाइस्ता को माफिया कह दिया पुलिस ने अपनी। देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भले ही महिला कार्ड खेलकर मुस्लिम और महिला वोट बैंक को झटकने की कोशिश की हो, लेकिन परिणाम इसके उलट भी आ सकते हैं, क्योंकि निकाय के रण में सीएम योगी हर मंच से माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का मंत्र देते रहे हैं। माफिया कोई जाति और धर्म से तो बनता नहीं है, माफिया कोई पुरुष या महिला से तो बनता नहीं है, तो उनको आपत्ति किस बात की है कि महिला का कहीं माफिया कहा जा रहा है। और माफिया उन्हीं के है कि क्योंकि पुलिस के पास जो तथ्य आ रहे हैं, बटोरे जा रहे हैं, उसमें उनका हाथ आ रहा है और ये चीजें जो चल रही हैं, इसीलिए आज मीडिया भी उनको लेडी डॉन बोल रही है। तो अखिलेश जी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? अब जब अखिलेश यादव का शाइस्ता को लेकर बयान सामने आया तो उनकी पार्टी इसके बचाव में नजर आई, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और इसका जवाब जनता के ऊपर छोड़ दिया। उमेश पाल की विधवा को विधवा बनाने का दुष्कर्म जिस महिला ने सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र तैयार किया, उस शाइस्ता को अगर माफिया नहीं कहा जाएगा तो क्या देवी कहा जाएगा? अखिलेश यादव को राजू पाल की पत्नी के साथ किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं होती, जो कि उनकी विधायक है। उमेश पाल की पत्नी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होती है, लेकिन अतीक अहमद की पत्नी सहानुभूति हो जाती है। यह दर्शाता है कि अखिलेश यादव माफिया की तुष्टीकरण पर आमादा हैं। भाजपा के एक विधायक खुलेआम मंच से इस बात को कहते हैं कि उत्तर भारत के एक माफिया वो 51 लाख रुपया चंदा चुनाव लड़ने के लिए देते हैं। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की माफिया की परिभाषा बदल गई है। एक महिला को माफिया कहते हैं और जो माफिया है उससे उनके विधायक चंदा लेते हैं। अखिलेश यादव भले ही चुनावी प्रचार में रोजगार और साफ सफाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर चुके हों, लेकिन इस बार जिस विवाद को उन्होंने जन्म दिया है, माफिया शाइस्ता को सांत्वना का मरहम लगाया है, इससे उनकी मंशा पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और इसका जवाब जनता के ऊपर छोड़ दिया है, वो भी वोटिंग से ठीक एक दिन पहले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी बीच यूपी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा सियासी हमला किया। समाजवादी पार्टी को अपराध, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार वाली पार्टी बताया है। बीजेपी ने ट्वीट के जरिए वीडियो भी जारी किया और किस तरीके से समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने निशाने पर लिया, इस वीडियो के जरिए उसको समझा जा सकता है। ये समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। बिल्कुल सही सुना है आपने। जिस उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, जहां 2 सीटों पर उपचुनाव का परिणाम आना है, उस उत्तर प्रदेश में ABCD और क ख ग पर संग्राम छिड़ा है। ये समाजवादी पार्टी बीजेपी समाजवादी पार्टी को ABCD का फॉर्मूला समझा रही है, तो सपा उसका जवाब क ख ग और अक्षर ज्ञ से दे रही है। ए से अपराध और आतंक होता है, जिसके लिए इन्होंने अतीक और आजम जैसे भूमाफियाओं को रखा है। बी से भाई भतीजावाद, जिसके लिए इन्होंने प्रदेश के लाखों होनहार युवाओं के भविष्य की बलि दी थी। सी से करप्शन, जिसकी गवाही आज दीवारों से निकलते अरबों रुपए दे रहे हैं। डी से दंगा, जिसकी आग की लपटों में पश्चिमी यूपी समेत पूरा प्रदेश जला करता था। ई से एग्जाम, जिसमें ये जमकर पक्षपात और जातिवाद किया करते थे। बीजेपी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए अपराध, भाई भतीजावाद, करप्शन और दंगे का मतलब समझा रही है और वीडियो के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है। तो अखिलेश यादव भी इस वीडियो का जवाब अपने ट्वीट से दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ABCD के जवाब में लिखा, जनता महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खेती, कारोबार और कानून में बदहाली लाने वाली भाजपा का क ख ग बदलकर उसका अक्षर ज्ञ करने के लिए बैठी है। समाजवादी पार्टी पर वीडियो वार से अखिलेश के साथ ही पूरे समाजवादी कुनबे में खलबली मच गई है और माफिया के साथ ही दंगे की लौ अब निकाय चुनाव में भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो में समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, भाई भतीजेवाद का आरोप लगाया। ABCD का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा के बताया। अब कहीं ना कहीं इस वीडियो पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। ये वीडियो नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए चुनौती है, उस भूतकाल की पनौती है जिसे बढ़ावा उस नीति के खिलाफ दिया जिससे उत्तर प्रदेश माफिया और दंगा मुक्त हो सके। अखिलेश यादव ने भले ही माफिया को संरक्षण दिया हो, लेकिन CM योगी उसी रायते को अब समेट रहे हैं, माफिया राज को मटियामेट कर रहे हैं, जिसका संदेश देता ये वीडियो अब जारी हुआ है। एस से शोषण, सपा के राज में गरीबों, युवाओं और महिलाओं का होता था। टी से टेंडर, जो सिर्फ अखिलेश के चहेतों को ही मिलता था। क्यू से उपद्रव और उत्पाद, जिसे मचाने में सबसे आगे रहते हैं सफाई गुंडे। 6 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास आज बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो निचले स्तर की भाषा पे उतर आए हैं, निचले स्तर के प्रचार पे उतर आए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से जनता और समाजवादी पार्टी यही उम्मीद कर सकती है, क्योंकि वो जनता के लिए जब काम नहीं करेंगे तो समाजवादियों से मुकाबला कैसे करेंगे। वो समाजवादी जो लैपटॉप बांटते हैं, एक्सप्रेसवे बनाते हैं, मेट्रो देते हैं, हॉस्पिटल देते हैं, हम समझते हैं जनता उत्तर प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी के इस निचले स्तर के प्रचार और निचले स्तर की भाषा का जवाब इस चुनाव में देगी। भले ही वोटिंग और रिजल्ट के ठीक पहले बीजेपी ने अखिलेश को आईना दिखाने वाला वीडियो जारी किया हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी अखिलेश को आईना दिखाने के लिए काफी है, क्योंकि इस वीडियो का क ख ग से जवाब नाकाफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसी को सही साबित करती एक तस्वीर अमेठी से सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह गुंडई पर आमादा हो गए, वो भी पुलिस के सामने। थाने के अंदर उन्होंने मारपिटाई की है। पहले थाने के सामने से गुजर रहे बीजेपी के नगर पालिका प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेरा, उस पर हमला किया, पत्थरबाजी की और इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक ने बीजेपी नेता की जमकर पिटाई कर दी। और इस दौरान हैरानी की बात यह रही कि पुलिस वाले भी मूक दर्शक बने रहे। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी विधायक
बंदूक ताने हुए नजर आए। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए ये पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। थाने में गदर, लात घूसों की बारिश, ये माननीयों की महाभारत है। कहने को ये नेता है, लेकिन हरकत लफंगो जैसी। यहाँ नेताजी का पारा 7वें आसमान पर है। इतना गुस्सा कि थाने में ही कानून हाथ में ले लिया। ये हुड़दंग सपा के गुंडों का है, जिनकी अगुवाई कर रहे हैं सपा के गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह। ये तस्वीरें अमेठी जिले के गौरीगंज थाने की हैं। मामला समझने के लिए एक एक किरदार को गौर से पहचानना होगा। पहली तस्वीर, कार पर हमला। सबसे पहले इस काली कार को देखिए। इस कार के अंदर बैठा शख्स बीजेपी नगरपालिका प्रत्याशी का पति है और बीजेपी नेता। नाम है दीपक सिंह। अब जरा कार को घेरे खड़ी भीड़ को देखिए, जो कार पर हमला कर रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। ये भीड़ सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के समर्थकों की है। यहाँ भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि कार और बीजेपी नेता दोनों को पुलिस भीड़ से बचाने के लिए अंदर ले जाती है। दूसरी तस्वीर सपा विधायक की थाने में गुंडई की है। अब जरा आगे की तस्वीरों पर गौर कीजिए। कार थाने के अंदर आकर रुकती है। बीजेपी नेता दीपक सिंह कार से उतरते हैं, उस भीड़ को घूर कर देखते हैं और गाली देते हुए कहते हैं कि थोड़ी देर रुको, बताते हैं अभी। बीजेपी नेता को नहीं पता था कि जिस भीड़ ने उस पर हमला किया है उसका मुखिया अंदर ही बैठा है। बीजेपी नेता के मुंह से गाली निकलते ही थाने के अंदर बैठे सपा विधायक राकेश सिंह ने हमला बोल दिया और देखते ही देखते विधायक के समर्थक भी बीजेपी नेता पर टूट पड़े। तीसरी तस्वीर, पुलिस ने बचाई जान। जैसे ही सपा विधायक की गुंडई शुरू हुई, पुलिस ने माहौल को भांपते हुए दीपक सिंह को घेर लिया और उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन सपा के मनबड़ नेताओं को देखिए, पुलिस की घेराबंदी के अंदर भी वो मारपीट करते रहे। हालांकि पुलिस ने किसी तरह बीजेपी नगरपालिका प्रत्याशी के पति को वहां से निकाला, तब जाकर उनकी जान बच पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उपचुनाव और निकाय के रण की। आज स्वार और 96 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है, जिसमें स्वार सीट पर तकरीबन 44% वोटिंग हुई, तो वहीं 96 सीट पर 42% मतदान हुआ।
और ये माना जा रहा है कि जिस तरह के वोटिंग प्रतिशत सामने आए हैं उस वार में रामपुर जैसे नतीजे ही सामने आ सकते हैं। तो वहीं बात कल होने वाले निकाय चुनाव की भी कर लेते हैं, उसके आखिरी राउंड की, जिसके लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी। और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे चरण में 38 जिले की 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 268 नगर पंचायत के लिए वोटिंग होनी है और इसके नतीजे भी 13 मई को ही आएंगे। और चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि दूसरे चरण की वोटिंग से पहले क्या तैयारियां की गई। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी माहौल टाइट है। उपचुनाव और निकाय की फाइट है। कौन रॉन्ग कौन राइट है, किसका सियासी फ्यूचर ब्राइट है, अब इस पर मामला टाइट है। आज आजम खान के गढ़स्वार में वोटिंग हुई, जो अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद खाली हुई थी, जिसका वोटिंग प्रतिशत बताता है कि रामपुर की तरह ही इस बार में भी खेल होने वाला है। भले ही यहाँ बीजेपी से प्रत्याशी न हो, लेकिन बीजेपी इस सीट पर अपने सहयोगी दल को जिताने के लिए दम भर रही है। तो 96 सीट का हाल भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इस सीट पर फिर से कब्जे की लड़ाई है। निकाय चुनाव के चुनावी प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अब उन्होंने एक वार रूम बनाया है और वार रूम से वो पूरे उत्तर प्रदेश में नजर रख रहे हैं। जो पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम हुआ था, बीजेपी की कोशिश है कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जाए, वोटर को घर से निकाल के बूथ तक पहुंचाया जाए। हम भारतीय जनता पार्टी के उसी वार रूम में हैं। त्र्यंबक त्रिपाठी जी हैं, निकाय चुनाव के चुनावी अभियान की कमान संभाले हुए हैं। इसके अलावा और जो उनकी टीम है, हिमांशु हैं साथ में, और ये टीम के तमाम सदस्य हैं। आप देख सकते हैं हम अंदर दाखिल होंगे वार रूम के, कैसे भारतीय जनता पार्टी का वार रूम काम करता है। उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण हो गया, लेकिन अब सबकी नजर कल होने वाले निकाय चुनाव की वोटिंग पर है। दूसरे चरण के लिए 38 जिले, 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 268 नगर पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए कुल वोटर्स 1,93,00,000 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,02,00,000 है और महिला वोटर्स की संख्या करीब 90 लाख है, जो अब तमाम दलों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। वोटिंग सेंटर पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे जिले को प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने 16 सेक्टर में बांटा है और सेक्टर ऑफिसर, उनके साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। वोटर लिस्ट की हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। वोटर पर्चीज सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, जिससे कि मतदाताओं को पता हो कि उनको किस बूथ पे जाना है। और मैं आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील भी करूंगा कि अगर उनको पर्ची नहीं मिली है तो अपने बीएलओ से भी संपर्क कर लें, ताकि कल उनको मतदान के दिन कोई समस्या न आए। कुल हमारे 129 सेक्टर्स हैं और 33 जोन्स हैं और पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए टोटल 11 सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट्स और 10 अतिरिक्त सहायक सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट्स को भी हम लोगों ने लगाया है। तो लगातार जो संवेदनशील बूथ हैं उनकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए वीडियोग्राफी का भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। निकाय के रण में भले ही सभी सियासी दल अपनी ताकत झोंके हों, लेकिन मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम योगी जहां एक महीने में 50 से ज्यादा रैली और जनसभाएं किए, तो वहीं अखिलेश यादव भी निकाय के मैदान में नजर आए। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, यहां तक कि मायावती भी इस चुनाव से दूर रही। बावजूद इसके जीत का दावा हर ओर से सुनाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार सैन्य और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है और इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस 2024 को महिलाओं के लिए खास बनाने वाली है। इस बार कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में परेड, मार्च पास्ट, झांकी से लेकर परफॉर्मेंस में केवल महिलाएं आपको दिखेंगी। तो दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। की अगुवाई में असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार का नजारा बेहद दिलचस्प होगा। कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। छब्बीस जनवरी 2024 को मार्च करने वाली टुकड़ी, बैंड दस्ता,
झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सिर्फ महिला प्रतिभागी ही नजर आएंगी। असम राइफल्स युद्ध घोष, दुर्गा माता की जय। जानकारी है कि रक्षा मंत्रालय ने 2024 परेड की योजना पर तीनों सेनाओं, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को ज्ञापन भेजा है और ज्ञापन में इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है। Keeping our skies protected and safe, it was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड पर मंथन। परेड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का फैसला। परेड में शामिल टुकड़ियों में केवल महिला प्रतिभागी होंगी। गणतंत्र दिवस को लेकर डीब्रीफिंग बैठक में फैसला। पिछले कुछ सालों में कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में महिला अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इसमें सेना की टुकड़ी की अगुवाई करने वाली महिला अधिकारी शामिल रही हैं। इस साल भी 26 जनवरी को आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अपनी सैन्य ताकत और जीवंत सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया, जिसमें नारी शक्ति एक प्रमुख विषय रहा था। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ साल में आर्म्ड फोर्सेस में जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कमान देने और भविष्य की लीडरशिप के लिए उन्हें तैयार करने के मकसद से कई बड़े फैसले लिए हैं। पिछले महीने 29 अप्रैल को 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है। इन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर नियुक्त किया गया है। ऐसे में अगले साल परेड में सिर्फ महिलाओं को मौका देकर एक बार फिर मोदी सरकार नारी शक्ति को बल दे रही है और उनके अभिमान, स्वाभिमान को सिर आंखों पर रख रही है। ब्यूरो। और अब खबर अयोध्या से। पूरे देश को इंतजार है कि भगवान राम का भव्य विशाल मंदिर कब बनकर तैयार होगा। उत्साह है लोगों में और इसी बीच राम की इसी भूमि पर जल्द ही एक थीम पार्क बनाए जाने की भी योजना है। इस थीम पार्क को कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। पार्क में रामायण के प्रसंगों के साथ ही श्री राम के गुणों और आदर्शों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस पहल से न सिर्फ पर्यटकों के बीच अयोध्या को लेकर आकर्षण पैदा होने की उम्मीद है, बल्कि इससे धार्मिक नगरी वैश्विक पर्यटन स्थलों में भी अपनी जगह बना सकेगी। इस परिसर की अगले साल के अंत तक बनने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक अपनी तरह का अनूठा पार्क तमाम सुविधाओं से लैस होगा। मनोरंजन के अत्याधुनिक संसाधनों और जॉय राइड के अलावा यहाँ एक हिस्सा पूरी तरीके से धार्मिक पर्यटन को समर्पित किया जाएगा। ये इंफोटेनमेंट हिस्सा होगा जहां पर पहुंचकर पर्यटक श्री राम की कहानियों को जान सकेंगे, उनके आदर्शों के प्रति जागरूक हो सकेंगे, जिससे नई पीढ़ी भी श्री राम की मर्यादा और संस्कारों को सीख सकेगी। अयोध्या के विकास को अयोध्या विजन 2047 नाम दिया गया है। इसके तहत कुल 30,000 करोड़ की योजना से अयोध्या का विकास किया जा रहा है, जिसमें 250 से अधिक योजनाओं पर काम चल रहा है। इसके तहत अयोध्या में करीब 600 एकड़ में 525 करोड़ से श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है। और इसी के अलावा तकरीबन 2500 करोड़ की लागत से भगवान राम के विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित करने की योजना भी है। गुप्तार घाट से नया घाट तक सड़क विस्तार, सरयू में क्रूज, वहीं टेंट सिटी जैसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने हमारे साथ।